बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ हिना आदिल। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। अगर तो आपके नए दिन का आगाज़ आज उस गर्मी की लहर से हुआ है जो मुझे सुबह फील हुई है। एक तो इतनी आदत ख़राब हो जाती है, जिस दिन मौसम थोड़ा सा अच्छा हो फिर अगले दिन फिर एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वैसा ही हो, फिर जहन में आता है कि लाहौर है, मरी में नहीं रहते, इस्लामाबाद में भी संभव नहीं खबर भी है वेदर के हवाले अच्छी खबर है, दीजिए क्या। वो ये है कि मगरबी हवाओं का एक नया जो सिलसिला है वो दाखिल हो गया है मुल्क में, और बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल से तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी भी आएगी, बारिश यालाबारी का भी इम्कान है। अच्छा, एक जाने फिर इसको अच्छी खबर मैं कहूँगा, लेकिन अब पता नहीं किसानों के लिए कितनी अच्छी खबर है। चूंकि अगर तो आपने अपनी फसलें काट ली हैं और समेट ली हैं फिर तो ये खबर ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं तो जैसे कि हमने आपको खबर दे दी है कि जरा मोहतात हो जाएं, क्योंकि ये खतरनाक सूरत हाल भी हो सकती है। इसके अलावा अंदरूनी सिंध के बारे में भी बात हो सकती है। वहाँ पे 25 और 26 अप्रैल को ये तवक्को है कि गरज भी होगी, चमक भी होगी और उसके साथ बारिश भी होगी। एंड देन बलोचिस्तान में आज से एक नए स्पेल की पेशगोई है, और एज यू सेड लाहौर और पंजाब के जो दीगर शहर है, फिर खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे भी पिछले भी वैसे 24 घंटों के अंदर मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ। ऐसा ही है, हुआ तो मौसम बहुत अच्छा रहा है, और जो हवाएं चल रही थी खासतौर पर कल, लेकिन जैसे भी आपने बताया कि आज सुबह लगा नहीं कि कल वाला ही मौसम है। कल तो बहुत हसीन वेदर था। अच्छा, अगर हम बात करें अपने कुछ नेबर कंट्रीज की, तो चीन में भी बारिश से सैलाबी रैलों ने तबाही मचाई हुई है। बड़े बुरे हालात हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हादसा हैं उसमें 4 अफराद हलाक हुए हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल। और जो सुबह है चीन का ग्वांगडोंग, यहाँ पे शदीद बारिशें हुई हैं, एक सैलाबी सूरत हाल है। ये मंजर आप देखें, हम तो देख के दंग रह गए कि बारिशें कर क्या रही हैं। रिसेंटली दुबई आपको याद होगा कितनी शदीद बारिशें हुई थी वहाँ पे, और ये वैसे गैर मामूली बारिशें। चीन के अंदर पुल टूट गए हैं, गलियाँ, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा है, तबाही का मंजर है। और जो सैलाबी रेलें हैं वो गाड़ियों तक को बहा के ले गए हैं, और 1 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। 4 अफराद के हलाक होने की भी इतलात हैं। सो हमारी बेस्ट विशेज़ हमारे ब्रदर मुल्क और पड़ोसी ओबियसली चीन के साथ हैं। अल्लाह करे ये जल्द उनका ये मामला हल हो जाए। वैसे दे डेवलप्ड नेशन, सो अपनी इन मुश्किलात का हल तो कर सकते हैं, लेकिन जाने वाली जानें वापस नहीं आती। सो हमारा इज़हार हमदर्दी भी है उन सभी लोगों से जो कि इससे इफेक्ट हुए हैं। दूसरी जानिब इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वाज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर थे, जो कि अपना दौरा, ऑफिशियल दौरा और अहम दौरा, और मैं कहूँगा कामयाब दौरा करके वतन वापस रवाना हो गए। जी हाँ, बिल्कुल वतन वापस रवाना हो गए। लेकिन इमरान, कल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, ऑल्दो कि छुट्टी का ऐलान जो है वो किया गया था सिर्फ और सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के लिए। पहले आम तातील का ऐलान दोपहर में जाकर किया गया जब लोग अच्छे खासे सड़कों पर खार हुए, और उसके बाद पता चला कि आज तो आम तातील है, चलो भाई घरों को जाओ। इतलात ये भी हैं कि जो कंटेनर्स कल लगाए गए थे वो अगले दिन भी नहीं हटाए गए, और लोगों के लिए जो मुश्किलात का सिलसिला है वो बरकरार रहा। एक तो मैं इंतजामिया पे, एक तो सबसे पहली बात ये कि आवाम को तो कुछ समझते ही नहीं है ना। आवाम तो बस जलील होती है, हो क्या है, मतलब हमने अपना काम करना है। अगर इदारे अपना काम कर रहे हैं तो आप आपका पहला काम अवाम का ख्याल रखना है। पहली चीज़ आपने अवामुन्नास के इंटरेस्ट की हिफाजत करनी है, उनको कन्वीनियंस देनी है। तो अगर आपने हिफाजत के लिए कुछ किया है तो अगले दिन कम से कम उनको हटा तो दें। कराची से ऐसी इतलात आ रही हैं, लोग बेचारे सड़कों पे जलील होकर रह गए। लाहौर का कल यही हाल था। लाहौर में हमने देखा है कि जगह जगह उन्होंने ये कंटेनर से और ट्रक पार्क करके सड़कें ब्लॉक तो कर दी, लेकिन खुलवाने का किसी के पास टाइम नहीं था। और चूँकि आवाम को कुछ समझा नहीं जाता, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि ये शहर के, इस मुल्क के बासी तो है ही नहीं, तो हु केयर्स, ऐसी आवाम के मामले में। और हम चूँकि खुद उसमें शामिल हैं, हम खुद मुतासरीन में शामिल हैं, तो फिर यही सूरत हाल होती है भाई। और आगे से अगर बात करें आप किसी पुलिस वाले से या जो भी सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे खड़ा हो, तो वो आगे से आपको तड़ियाँ भी दिखाते हैं, क्योंकि आप अवाम हैं और वो यूनिफॉर्म में। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर यूनिफॉर्म एंड रिस्पेक्ट पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनकी वजह से ये सब कुछ है, ये मुल्क अवाम की वजह से है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। खैर, कल कराची के दौरे का अहवाल थोड़ा सा आपको बता दें। जो गवर्नर हैं सिंध के कामरान टिसोरी साहब, उनसे मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से मिले, प्रेसिडेंट रईसी आसिफा भुट्टो मिली उनसे। उसके अलावा सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब थे, और ये सभी वज़रा ने इनका सदर साहब का इस्तकबाल किया। उन्होंने मुज़ाहरे क़ायद पर हाज़िरी दी, ये जिसके मनाज़िर भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। इसके बाद वज़ीर आला हाउस पहुँचे, वहाँ पर एक पुरवकार तक़रीब थी, इससे खिताब किया उन्होंने, और सिद्क़े दिल से उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का जो मजमूई तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया। और ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे लगा नहीं है कि मैं किसी अजनबी मुल्क के अंदर हूँ। उन्होंने कहा कि इट्स लाइक माय सेकंड होम।
पाकिस्तान। और एक और भी अच्छी बात ये थी, जामिया कराची जाने से भी सदर इब्राहिम राइसी को डॉक्टरेट की जो है वो एजाजी डिग्री दी गई उनके एहतराम में। ईरानी सदर की आमद पर शहर कायद में, जैसे हमने बताया, आम तातील थी और इसी तरह से जिस तरह से लाहौर में अवाम खार हुई है वहाँ पर भी होती जी, हाजा खुआरी। अच्छा चलें जी, थैंक यू वेरी मच सदर रईसी, आप पाकिस्तान आए और हम आपके इस दौरे का खैर मकदम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तानी नेशन। और अल्लाह पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे बॉर्डर पे मामलात बेहतर हों। दोनों तरफ की लीडरशिप ने बहुत वाइज अंदाज के अंदर मामलात को सेटल किया, चाहे पाकिस्तान की साइड पे बॉर्डर सिक्योरिटी हो या ईरान की साइड पे। तो और ऐसे ही वाइज डिसीजंस की ज़रूरत है ताकि किसी तीसरे को ये मौका ना मिले कि वो दो भाइयों के दरमियान रिफ्ट डाले, ऐसी कोई सूरत हाल ना हो। अब जनाब अगला मामला बहुत ही आम है, हमारे दिल के बहुत करीब है, इनफैक्ट पूरे 24-25 करोड़ आवाम के लिए बहुत आम है, और वो है आपकी और मेरी जेब का मामला, पैसों का मामला, मईशत का मामला। इस पर हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर। ईरानी सदर अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं, मगर इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मुआहिदों की याददाश्तों पर, जिस तरह से हमने आपको बताया, दस्तखत किए हैं। पाक ईरान तजारत का हजम जो है वो $10 अरब तक लेकर जाने पर इत्तेफाक भी किया गया। इसके साथ साथ ईरानी सदर ने लाहौर और कराची का भी दौरा किया। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान पर जो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का ये कहना सामने आया है कि ईरान के साथ तजारती मुआहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। इससे कबल सऊदी वफ्दी पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। समहाउ अमेरिका इज थ्रेटनिंग पाकिस्तान के भाई ध्यान से, और अभी हमें इस महीने IMF से पैसे भी मिलने हैं ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्लस, तो उसको भी हमें देखना होगा। पाकिस्तान में इससे पहले जो दौरा हुआ था उसमें $5 बिलियन की सरमायाकारी की उम्मीद पैदा हुई थी। हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब कल बड़ा अहम खिताब वजीर ख़जाना ने किया, औरंगजेब साहब ने। उन्होंने IMF की टीम के हवाले से बताया कि मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी, जबकि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो जून या जुलाई में होने का इम्कान है। पाकिस्तान के बारे में जो IMF बोर्ड का रवा हफ्ते का इजलास है उसका इम्कान मौजूद है, और इस हफ्ते के आखिर तक ये किस्त मिलने के हवाले से जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो भी बेहतर हो जाएंगे। उनका कहना था कि ये जो 24th IMF प्रोग्राम है, 24वां IMF प्रोग्राम माशाअल्लाह जिसके अंदर हम जा रहे हैं और संभल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी कहना इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा कि इसकी क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन करंट अकाउंट खसारे के हवाले से और मालियाती खसारा जो है इसको काबू में रखने का हदफ रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी हुन तानू टैक्सेस देने पैनगे, पाकिस्तान के लोगों को मजीद टैक्सेस देने होंगे, इसके बगैर मैशत नहीं चल सकती, ऐसा भी कहा औरंगजेब साहब ने। मुझे नहीं पता माय डियर फाइनेंस मिनिस्टर, हम शेड्यूल्ड क्लास के लोग और कितना टैक्स देंगे, हम तो बहुत ही दे रहे हैं, जिनसे लेने हैं प्लीज़ उनसे लें ताकि हम पे थोड़ा सा बोझ कम हो। दिस इज़ व्हाट वी कैन रिक्वेस्ट, हम तो बहुत दे रहे हैं, जिन्होंने देने हैं वो नहीं दे रहे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, और हमारे शोज़ के अंदर, दीगर शोज़ के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ तशरीफ़ लाते हैं, और हम जब भी बुलाते हैं डॉक्टर साहब वक्त देते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं, आपकी सुबह कैसी हुई, ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल वेल, एवरीथिंग इज वेल। आप सही कह रहे हैं कि आज उतना अच्छा मौसम नहीं है जितना कल था, बट यू नो ये मौसम कभी कभी डॉक्टर साहब हमारी आदतें ख़राब कर देता है और फिर गर्मी हो जाती है, लेकिन वी हैव टू बेयर विद इट। आपने कल की डेवलपमेंट्स को देखा होगा, और पाकिस्तान में इनफैक्ट पिछले कोई 2-3 वीक से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ हम देख रहे हैं, कुछ मूवमेंट ज़्यादा है, जिसमें जाहिर बात है इकॉनमी एक बड़ा अहम फोकस रहा है। सबसे पहले तो अपना एनालिसिस हमारे सामने रखिए। ये जो सऊदी अरब के साथ हमने बातचीत की है, इरानियन प्रेसिडेंट वाज हियर, और फिर उसके साथ IMF के साथ हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। आप ओवरऑल इस सिचुएशन को पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कैसा देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो बात ये कि इमरान, यू रिमेंबर कि मेरी और आपकी जब भी बात हुई है तो मैंने हमेशा कहा है कि IMF के बगैर पाकिस्तान को चलाना एक प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है, और उसकी वजह यही है कि हमें $25 अरब के लगभग फॉरेन इनफ्लोज चाहिए, जो कि हम ऑन आवर ओन नहीं कर सकते। ये एक सैड स्टोरी है टू टेल कि हम अपने जो मालियाती निज़ाम है उसकी जो कंट्रोल है वो 24th टाइम 76 साल हिस्ट्री में फिर एक आलमी अदारे को देने के लिए तैयार हैं। हमें पहले तो बड़ी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम कहाँ मुल्क को ले आए हैं। कि हम, अगर मैं ये कहूँ कि इस साल के पैसे इसीलिए जमा हुए, रोल ओवर्स भी हुए, फ्रेंडली कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया, मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB के भी पैसे आए, तो आपने मुल्क चलाया
और डिफॉल्ट से बचे रहे बिकॉज IMF की अम्ब्रेला थी। सो जस्ट थिंक कि हम मुल्क को कहाँ ले आए। अगले साल भी यही पोजीशन है, तो हमें एक नया IMF की इंगेजमेंट इज अ नेसेसिटी, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है इमरान। बट व्हाट इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये तो एक 9 माह डॉक्टर साहब वी लॉस्ट योर ऑडियो, कैन यू हियर मी? आई थिंक राब्ता मुनक़ता हुआ है डॉक्टर साहब से हमारा। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि IMF के अंदर जाना हमारे लिए एक ज़रूरत है, कोई ऑप्शन नहीं है, और हमने पहले जितना भी IMF प्रोग्राम्स में गए कुछ सीखा नहीं हमने ना इससे। ऐसा ही है। और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि ये 24वां हमारा प्रोग्राम है और पता नहीं है कि अगली बार भी हम IMF के किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हमें निजात मिल रही है, ये हालत रही तो जाते रहेंगे। जो हालात है उससे तो लग रहा है कि हम जाते रहेंगे और यही सूरत हाल बनती रहेगी। ऑल्दो कहा यही जा रहा है कि इस सितंबर तक महंगाई जो है उसकी शरह में कमी आएगी 5 से 7% तक। अब 5 से 7% तक कमी मेरे ख्याल से कितना ही असर डाल सकती है। असर तो अगर तो आ जाए तो शायद डाल ही दे, लेकिन देखना ये है कि कमी कैसे आएगी। आई मीन ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिसके बाद हमारे मुल्क के अंदर डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे, डॉलर्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी, उससे हमारा फ्यूल बिल कम हो जाएगा, जो पैसे हम बाहर देते हैं, और जब फ्यूल बिल कम होगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब आप साथ हैं हमारे? जी बिल्कुल जी, प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिएगा, वी लॉस्ट योर ऑडियो। जी करेक्ट। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाया कि हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं। सो अब हमारे पास चूंकि IMF का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट IMF के साथ एंगेजमेंट कैसी होती है, वो प्रोग्राम क्या होता है, जिन ममालिक ने भी खुद अपने प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं और अपनी जरूरियात के मुताबिक किए हैं, दे ऑलवेज टेंड टू डू मच बेटर देन द कंट्रीज जो कंट्री अथॉरिटीज उस तरह प्रोग्राम को डिजाइन नहीं करती। आई थिंक अभी भी बहुत डिपेंडेंस ये की जा रही है कि IMF का मिशन आएगा और वो समहाउ कोई हमें ऐसा फॉर्मूला दे देगा। याद रखिए कि जो आपके कलीदी मसाइल हैं, ये मैं इसलिए कहता हूं कि 3 साल बाद ऐसा ना हो There's something seriously wrong with ये इंटरनेट नहीं चाहता कि डॉक्टर खाकान अपनी इंतहाई कीमती मईशत से रिलेटेड बातें हम तक और आप तक पहुंचाएं, बट वी कैन ट्राई अगेन, इट्स ओके, इट्स टेक्नोलॉजी, सो ये तो हो ही जाता है लाइव शोज के अंदर। अब दोबारा कनेक्ट करें जी, डॉक्टर साहब की बात हम चाहते हैं कि मुकम्मल हो। अच्छा, अभी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसको हमने देखना है कि पाकिस्तान ने, और डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम अपने प्रोग्राम्स ले तो रहे हैं लेकिन उन प्रोग्राम्स को डिजाइन नहीं कर रहे अकॉर्डिंगली कि वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप एक तरफ से पैसे लें दूसरी तरफ से दे दें और कोई प्रोडक्टिव मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें कि आप खुद से पैसे कमाना शुरू हो जाएं और अगले साल 2 साल 5 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसा नहीं करें हम, ये प्रॉब्लम आ रही है और इसी पर सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर खाकान साहब मुझे? जी 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 बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब हम यही बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता 24th अब प्रोग्राम जो है वो करने जा रहा है IMF के साथ पाकिस्तान, और बात वही है कि हम मर्ज जो है उसकी बुनियाद तलाश नहीं कर रहे हैं और बार बार हम ICU के उस डॉक्टर से छुटकारा पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से IMF के पास हम बार बार जा रहे हैं। क्यों मुस्तकबिल के लिए कोई रिफॉर्म्स ऐसी जो है वो नहीं की जाती जिससे आसानियाँ हो? किसको कसूरवार समझते हैं आप इस सारी सिचुएशन में? तो ये बात तो यहाँ हो गई कि जो भी हमने करना है IMF नेसेसिटी है, बट प्रोग्राम डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमारा अपना किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। और IMF के पास पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को ठीक करने की, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, वो ये उनका काम है ना ही उनके पास ये एक्सपर्टीज है। सो आपको ये काम खुद करने हैं। अब ये क्यों नहीं हो पाता? मैंने हमेशा कहा 3 जोज हैं मुल्क चलाने के। एक डेमोक्रेसी है, वो होनी चाहिए जिस फॉर्म में भी है। एक सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो भी होनी चाहिए और उसकी कॉम्पिटेंस के इश्यूज अपनी जगह हैं, उसकी डिलीवरी के इश्यूज अपनी जगह हैं। SIFC के मैकेनिज्म को यूज करते हुए उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश हो रही है। एक तीसरा जोज है इसका, और ये है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है टेक्नोक्रेसी। और इसको पाकिस्तान ने एक आउटसोर्स्ड मॉडल पे चलाया है हमेशा। कंसल्टेंसीज प्रोग्राम्स जो आते हैं FBR को ठीक करने के, ये मैं इसलिए मिसाल देता चला जा रहा हूँ कि हम फिर वही शायद रविश जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या IMF के प्रोग्राम में चले गए। अब आपको पहले तो हर मिनिस्ट्री को अगर ठीक करना है, तंजीमें नौ करनी है, तो आपको बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोग्राम डिजाइन की भी और पाकिस्तान के जो कलीदी मिसाल हैं उनके डिजाइन की भी। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी हमने ये देखा कि हम सऊदी अरेबिया और ईरान से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है।
ट्रेड रीजनल जो है वो अच्छी चीज है, बट दैट मीन्स कि हमें ट्रेड करना है, ईरान के साथ भी करना है, बट एक डिप्लोमेटिक जिसे आप कहेंगे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। बिकॉज अमेरिका, ये बात सही है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और उसके साथ ऑफ कोर्स जो IMF में उनका एक इन्फ्लुएंस है उसको भी हमने यूज करना है, बिकॉज फंड के साथ तो हमें चलना ही चलना है। सऊदी अरेबिया से एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू हो रही है। आई रियली होप कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी हो जो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे पाकिस्तान में, नंबर 2, और नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट के जराए जो हैं वो पाकिस्तान में बनाए। जो एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं वो ठीक हैं, आप एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स में लाना चाहते हैं, एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लाना चाहते हैं। सो वी कीप मूविंग विद जैसे कहेंगे सऊदी अरेबिया ऑन दिस। एक आम नुक्ता ये भी है कि हम जब भी इस किस्म के एग्रीमेंट्स के अंदर जाते हैं हम बड़ी मजबूरी की हालत में जाते हैं। वो अक्सर एक शख्स जिसको बहुत मजबूरी की हालत में पैसे चाहिए होते हैं ना, वो कुछ भी टर्म्स के ऊपर पैसे ले लेता है, जैसे तैसे उसको मिलता है। जैसे कि आपको याद होगा हम एनर्जी क्राइसिस के अंदर थे, हमने जब उस वक्त पावर प्लांट्स लगाए थे तो हमने कुछ पावर प्लांट्स की कुछ डील्स ऐसी भी की जो इन्होंने बाद में बड़ा हार्म किया, अब भी कर रही हैं, और इसी वजह से जो एनर्जी प्राइसेस है वो हमारे काबू में नहीं आ रही हैं। तो आई एम अफ्रेड कि अब भी हम अगर कुछ मुआहदों में जा रहे हैं FDIs को लेकर भी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं या रेट ऑफ बेनिफिट्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो इतने हाई सेट ना कर दें कि आने वाले वक्त में हम पछता रहे हो कि हमने अपनी मिनरल्स के साथ क्या किया, जैसा कि हमने पिछले 75 साल में किया। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं हमारे वजीर खजाना साहब, अपनी टेक्नोक्रेसी की बात की, ये टैक्सेस वो जब भी लगाने की बात करते हैं मैं तो डर जाता हूँ, तनख्वाहदार आदमी तो डर जाता है कि क्या मुझ पे और टैक्स लगने वाला है, चूंकि जिनसे जो रिटेल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल एस्टेट, उन पे या तो टैक्सेस लगाते हुए हुकूमतें खाइफ रहती हैं या फिर वो इतने पावरफुल हैं कि टैक्सेस लगने के बावजूद नहीं देते हैं। तो ये मैकेनिज्म कैसे तय होगा, हम कैसे इस खौफ से बचें जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है? आपने दोनों बातें सही रखी हैं। पहली बात यह है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें बहुत सी गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की, बिकॉज हम उस अगेन टेक्नोक्रेसी को यूज नहीं करते, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो स्पेशली लॉयर्स हों, पाए के जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें। और IP पाइपलाइन का भी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें भी हमें फोर्स मजोर और इस तरह की चीजें रखनी चाहिए थी। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेकोडेक में भी हमने बहुत सफर किया और उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन से भी हमें बहुत दिक्कत उठाना पड़ी। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, और ये सीरियस मसला है। इमरान, यही वो कॉम्पिटेंस का चैलेंज है, जब तक उसको ओवरकम नहीं करेंगे पाकिस्तान को बहुत जिसे कहेंगे सब्सटैंटिवली तब्दील करना शायद मुमकिन नहीं होगा। अब आपकी जो दूसरी बात है, देखिए, एक तो यह है कि सारी गुफ्तगू पाकिस्तान की चली जाती है टैक्सेशन पे। मैं हमेशा कहता हूं पहले अपने खर्चों के निजाम को तो ठीक करें, पहले पेंशन का रिफॉर्म तो करें, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज वो तो करें। 2200 अरब की मराद आपने दी हुई है अपने उन तबकात को जो कि those concessions and exemptions जो वो डिजर्व नहीं करते, और they're already, it's like making the rich richer। अपने डेट की जो प्रोफाइलिंग है वो तो ठीक करें, अपना जो बजट को बनाने का निजाम है उसको तो ठीक करें। पहले ये सब काम तो करें जरूर, फिर जाकर लोगों को कन्विंस करेंगे आप कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी ट्रू। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और भी खबर सुनाई गई, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुआशी आशारिये जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। जिस तरह से आप देखिए कि स्टॉक मार्केट 71,000 की बुलंदी को छू रही है, शरह सूद कम हो रही है, लेकिन बात यह है कि मईशत में बेहतरी के जो आशारिये हैं वो आवाम को इन सिर्फ आशारियों से मावरा होकर कैसे कोई महंगाई में कम होने की खुशखबरी सुनाएंगे, या फिर हमें सिर्फ उम्मीदों के सहारे गुजर बसर करना पड़ेगा? सो है ना, ही इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी कोई मुल्क IMF से एंगेज करता है तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह टिपिकली बिहेव कर रहा है जैसे कि हमें लिटरेचर बताता है बाकी ममालिक करते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 38% तक चली गई थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह, उसको कम होकर अब हम 20-21% पे देख रहे हैं, यानी कि है ना, कीमतें नहीं कम हुई, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। इसलिए आपको अफेक्ट उस तरह नहीं आता, बिकॉज कीमतें तो बढ़ ही रही हैं पर उनके बढ़ने की शरह कम हुई है। नंबर 2, हमारा जो करंट अकाउंट
यानी कि बैरूनी अकाउंट का खसारा है वो पिछले साल के मुताबिक बहुत कम हो गया है। पहले 9 माह में इस वक्त $500 मिलियन है, पिछले साल 4.1 अरब डॉलर था। और तीसरी चीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बिल्डअप हो गए। ये एक टिपिकल बिहेवियर है बीइंग इन एन IMF एडजस्टमेंट्स। और ये भी याद रखिए कि ये रिजर्व्स जब बिल्ड होते हैं तो वी हैव रिप्लेस्ड आवर ओल्ड डेट विद न्यू डेट बिकॉज IMF की अम्ब्रेला थी। तो कोई ऐसे हमने कलीदी फैसले अभी मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने के, मुल्क की गवर्नेंस को तब्दील करने के, पाकिस्तान की इकोनॉमिक करेक्शन करने के नहीं ले लिए या उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू हो गई। सो लोगों को तो तभी ये फीलिंग आएगी जब वो चीजें 2-3 साल होंगी और उनके फवायद लोगों को मिलना शुरू होंगे। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड डॉक्टर खाकान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको जब भी हम मदू करते हैं आप तशरीफ लाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर करते हैं। 2-3 नुकते बड़े अहम हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब लगाएं और जो मुआहदे आप कर रहे हैं उनको मेरिट की बुनियाद पर करें, उस पर टेक्निकली उनको अच्छी तरह से फॉर्म करके करें ताकि उनका फ़ायदा हो, वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम्स में जाएँ। डॉक्टर साहब का ये भी कहना था, इस पर बात हम करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की 160 साला तारीख में पहली मरतबा एक खातून वाइस चांसलर मुकर्रर हुई हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर साहिबा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन है और वो 4 माह या फिर मुस्तकिल VC की जो तैनाती है उस तक वाइस चांसलर के ओहदे का इजाफी चार्ज संभालेंगी। डॉक्टर शाजिया ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फिजिक्स में मास्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से MPhil किया है। उन्होंने वियना की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री मुकम्मल की और वो कई मशहूर आलमी जराइद में 150 तहकीकी मुकालाजात भी लिख चुकी हैं। बिल्कुल, इतनी ज़बरदस्त प्रोफाइल और इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती कि एक खातून डॉक्टर वो VC मुंतखब हों पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस की। हमारे साथ डॉक्टर शाजिया बशीर साहिबा मौजूद हैं और हम उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर शाजिया, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am quite fine. Thank you so much for joining us. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। It's so great to have you। और ये खबर हमारे लिए इतनी अच्छी थी, वो कहते हैं ना ऐसी जब भी कोई खबर आती है तो एक ताज़ा हवा का झोंका लगता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये अचीवमेंट भी है और बहुत ज़बरदस्त ये एजाज़ भी है। ज़िंदगी में आपने भी अचीवमेंट्स तो बहुत की होंगी, आपका एक पूरा करियर है माशाल्लाह, बट हाउ डज़ इट फील इतने बड़े, इतने प्रेस्टिजियस इदारे के वाइस चांसलर के तौर पर मुंतखब होना कैसा लग रहा है डॉक्टर साहिबा? मेरे लिए बहुत एहसास की बात है कि मैं अपने ही आलमा मैटर को सर्व करूं और मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू करे। मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताद की दुआओं से ये ओहदा मिला है तो अल्लाह ताला करे कि मैं हक और सच का साथ दूं और हमेशा वही फैसले करूं जो हक पे मबनी हो। और मेरे लिए अल्लाह ताला इसको बाइस रहमत, बाइस बरकत बनाए इस वक्त में और इस इदारे के लिए अल्लाह करे कि मैं बहुत ऊपर लेके जाऊं। जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया, अल्लाह करे कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूं, उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूं, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। इकबाल फैज की सरजमीन है, बानो कुसिया और इशफाक अहमद की सरजमीन है। हम फिर चाहेंगे क्या खूबसूरत फिर से लोग फैज हासिल करें। मेरे जहन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, मैं सबके लिए पॉजिटिव हूँ और मैं यही चाहूंगी कि टॉक्सिसिटी हमेशा के लिए इस इदारे से खत्म हो जाए, नफरतें, अदावतें सब खत्म कर दी जाएं, फिर से मोहब्बत, रोमान और ज़ौक़ की बातें की जाएं और फिर सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें और फिर वही माहौल बने जो पहले हमारे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम कतई कलामी की माज़रत, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है बतौर हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कि आप लोग जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स के दरमियान एक डिस्टेंस होता है, फॉर्मल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, टू कम्युनिकेट, टू डिस्कस, टू शेयर, उसको कम करें, ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाए। आपके जहन में क्या स्ट्रैटेजी है इदारे को लेकर? आपके पास, आपने कहा कि वक्त कम है, अल्लाह करे ज़्यादा मौका आपको मिले, लेकिन फॉर द टाइमिंग क्या स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर काम करने के लिए? क्या मिशन है आपका? मेरी अपनी जो इंटरेक्शन है वो स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा बहुत रही और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनका हो या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, उस्ताद वो होता है जिसका लहजा दोस्तों का सा तज़े तालीम तलबा की नफ्सियात के मुताबिक और
उसका हुस्न सलूक बुजुर्गों का सा होना चाहिए। सो हमें बड़ा भी होने अपने स्टूडेंट्स के लिए कि उनको माफ कर दें छोटी मोटी गलतियों पे, लेकिन उस दूसरी तरफ हमें उनका दोस्त भी बनने कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। मेरी अपनी स्ट्रेटजी जो है मैं यही चाहूंगी कि तमाम फैकल्टी अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करें। सो इस वक्त कोई अराउंड अबाउट मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर पीएचडी अब्रॉड एंड पोस्ट डॉक, दे आर डूइंग देयर पोस्ट डॉक। सो बेसिकली उन सबकी ये इंकरेजमेंट थी, मोटिवेशन थी हमारी तरफ से, उस्तादों की तरफ से, कि वो सब जाके बाहर अपनी मर्जी प्रूव कर। यही चाहूंगी ये जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, इंकरेज करें, क्योंकि उनका काम ही ये है। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, कौन सा ऐसा कॉर्नर या कौन सी ऐसी जगह थी, फिर उनको भी पहुंचाऊंगी जो मेरे दिल की ख्वाहिशात। इंशाल्लाह। मैं पूछना ये चाह रहा था, थोड़ा सा मैं आपको माजी के झरोकों में लेके जाना चाहता हूँ। लेट्स नॉट बी मोर फॉर्मल, थोड़ा सा इनफॉर्मल गुफ्तगू भी मैं चाहता हूँ आपसे हो जाए। कौन सा ऐसा कॉर्नर था इंस्टीट्यूशन का, या कौन सी ऐसी लॉबी थी, कौन सी ऐसी जगह थी दैट यूज्ड टू बी योर फेवरेट बीइंग अ स्टूडेंट, जिसमें आप उस वक्त घुमा फिरा करती थी, एंड देन अब आप चूंकि इंस्टीट्यूट को हेड कर रही हैं तो वो शायद आपको नॉस्टैल्जिक महसूस होता हो, कुछ ऐसा शेयर कीजिए ना हमारे साथ। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक एक तिनके, एक एक फूल, एक एक दरख्त और एक एक पौधे से प्यार है। और यकीन करें कि एक वो तिलिस्म है वो जो दिन ब दिन इसकी मोहब्बत और परवानगी चढ़ती है। 28 साल से मैं इस इदारे को सर्व कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ कि कोई एक भी दिन ऐसा आया हो कि मेरे दिल में आया हो कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्यों ज्वाइन किया। हमेशा मुझे इस चीज़ पे फख्र महसूस हुआ कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, और आज मुझे इस चीज़ पे फख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका सरबराह बनाया। ये मोहब्बत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती है, और कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा खुदरा नहीं जहाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से आपके लहजे में महसूस हो रहा है मुझे रूमानवियत में महसूस हो रही है आपके इदारे के। ये तिलिस्म दिन ब दिन बढ़ता है, ये मेस्मराइजिंग दिन ब दिन और इंक्रीज होती चली जाती है। और मैं यही कहूंगी, या खुदा जीसी की सारी अजमतें कायम रहीं, रावियंस की ताअबद ये रफ़तें कायम रहीं, आमीन आमीन, जिनके दम से ये चमन सरसब्ज़ और शादाब है। क्या इलाही ताअबद वो सूरतें कायम रहें, 100,000 साल तक कायम रहे इसका वकार, जो मिली हैं इसको सारी अज़मतें कायम रहे। वाह वाह। जो रिसर्च डिपार्टमेंट है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का या हायर एजुकेशन के अंदर, पाकिस्तान को बड़े मसाइल का उनके अंदर रहता है। हमारा रिसर्च सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, नए मॉड्यूल्स, नए मीडियम्स अपनाने की ज़रूरत है, हमारी रिसर्च को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें, हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। आपका इदारा बहुत बड़ा इदारा है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जो एजुकेशनल इकॉनमी है उसके अंदर। क्या ये जो रिसर्च एलिमेंट है, आप इससे मुतमईन है बतौर टीचर, और अगर नहीं तो इस पर क्या काम करने का इरादा है, या क्या तजावीज़ हो सकती है कि इन पे काम किया जाए? मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हुआ था, और यकीनन जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी सारी हाई एप्स हैं, इसमें हमें सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि आप किस चीज़ को डेफिशिएंट फील करती हैं। तो मैंने उनको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। तो बेसिकली आई एम आल्सो रिसर्चर, फिजिसिस्ट। सो हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कूटा रिसर्च लेबोरेटरीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, इन सब के जो सरबराह हैं उन सब रावियंस हैं। और हमारी अभी थोड़ी 2 मिनट पहले मेंबर हैं कूटा रिसर्च लेबोरेटरीज के, जो कि ओल्ड रावियन है, वो कहते हैं मुझे अपनी अमाजगाह पे फख्र है, और बेसिकली वो हमें सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट लेवल पे बिलाशुबा बेहद मजीद सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम रिसर्च को आगे लेके जाना चाहते हैं। और अगर हम रिसर्च को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमारा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ बुनियादी तौर पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज। लेकिन कम से कम इतना जरूर हो कि हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज में जो स्टूडेंट्स काम करें उनको कहीं आंख उठा के देखने की जरूरत ना पड़े। ये सिर्फ उनकी हार्ड वर्क है या यहाँ के उस्ताद की हार्ड वर्क है कि इवन देन वी आर पब्लिशिंग इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, लेकिन बुनियादी तौर पे इस सेक्टर को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिलाशुबा डॉक्टर साहिबा, टेक्नोलॉजिकली तो शायद हम कम्पीट ना कर पाएं ना कर पा रहे हो, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेन्स दैट वी हैव, द टैलेंट दैट वी हैव,
मेरे ख्याल में उसमें फिर दुनिया हमारा मुकाबला नहीं कर पाती है, बिकॉज हमारे पाकिस्तानी बहुत सी जगहों पे जाके उन्होंने अपना आप मनवाया है। हम तो यहाँ पे एक्सप्रेसो के अंदर जब मुख्तलिफ हीरोइक स्टोरीज करते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि पाकिस्तानी क्या क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। साहिबे जी, जो आलमे एजाद में है, साहिब एजाद हर दौर में करता है तवाफ़ुज़ का ज़माना। इकबाल ने कहा था, मैं तो इस चीज़ पे 100% यकीन रखती हूँ कि आज के दौर में जहाद तलवारें लेकर लड़ना नहीं है। बुनियादी तौर पे आज का जहाद यही है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, रिसर्च को प्रमोट करें, अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो मोटिवेशन, एनकरेजमेंट पैदा करें तो अपने कमरों में आके सुबह 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक काम करें। वो कल्चर खत्म हो गया है। हमें स्टूडेंट्स को भी बिठाने हैं, टीचर्स भी बैठे लग के काम करें, तो फिर कैसे रिसर्च आगे नहीं बढ़ेगी और गवर्नमेंट लेवल पे ये स्कूलों पे जो फंडिंग की डेफिशिएंसी होती है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा एम, कोई ऐसी चीज़ जो आपने सबसे पहले डिसाइड की है कि अब ये जो मेरे पास वक्त है इसके अंदर मैंने सबसे पहले काम ये करना है यहाँ पर, वो बताएंगी? मेरे एम्स में शामिल है स्टूडेंट टीचर्स की इंटरेक्शन को बढ़ाना। फिर मैं दोबारा बताऊंगी कि सिर्फ पॉजिटिविटी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरी फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एवरीबॉडी शुड बी पॉजिटिव। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप कामयाब हों, आपके ख्यालात वेरी पॉजिटिव। और ये इदारा जो कि अजीम अजमतों का अमीन इदारा है, IMS से बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े तलबा आज बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। मजीद इसमें से पैदा हों और बेहतरी आए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाजिया बशीर, GC की पहली वाइस चांसलर हमारे साथ, पतून GC यूनिवर्सिटी की हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद है आपको इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। आज बात करेंगे हम आवाज़ के जादूगर अहमद रुश्दी साहब की, जिनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आज कल नहीं, आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अहमद रुश्दी साहब जनाब 24 अप्रैल 1938 को भारत के शहर हैदराबाद में पैदा हुए। एक कदामत पसंद घराने से उनका ताल्लुक था, ताहम बचपन से ही मौसीकी का शौक था, जिसने उनको एक बहुत अजीम सिंगर बना दिया। जी हाँ, अपने फ़नी सफ़र की इब्तदा की उन्होंने और अहमद रुश्दी ने 70 और 80 की दहाई में जो बनने वाली फिल्में थी उनमें अपनी मशहूर कुन आवाज़ के ज़रिए समातों में रस खोले। अहमद रुश्दी ने पहला गाना फिल्म अनोखी के लिए रिकॉर्ड करवाया था और अदाकार अलाउद्दीन पर फिल्माए गए गीत ने उनकी शोहरत को दवाम बख्शा। अहमद रुश्दी को हर अदाकार के मुताबिक गायकी पर उबूर भी हासिल था और उनको भारतीय गुलकार किशोर कुमार का हम पल्ला भी कहा जाता है। उस वक्त जो प्लेबैक सिंगिंग रुश्दी साहब ने की वो बाकमाल थी और इसीलिए अब भी उनका कोई गाना उठा लें, मेरे ख्यालों पे चाई है, गोलगप्पे वाला आया, अकेले ना जाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, भाई एक से बढ़कर एक कमाल गीत उन्होंने गाया। उनका करीबी राब्ता मेहदी हसन से था और मुकाबला भी समहाउ सलीम रजा, द ग्रेट सलीम रजा, मसूद राना साहब जो उस वक्त के बेहतरीन गायक थे, मुनीर हुसैन का जिक्र हम ना करें तो बड़ी ज्यादती होगी। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब के साथ जो रुश्दी साहब की जोड़ी थी ना, वो इंतहाई कामयाब रही। यानी कि जो गाना वहीद मुराद साहब पे बनता था, रुश्दी साहब गाते थे, वो गाना सुपर हिट होता था। और जो भी सुपर हिट गाने थे उनमें ज़्यादातर हमने ये कॉम्बिनेशन देखा। फिल्म सपेरन हो, महताब हो, आंचल हो, 3 साल तक मुसलसल उन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया। मुसलसल जो मिलेनियम अवार्ड्स थे, उसके अलावा सितारा इम्तियाज से भी उन्हें नवाजा गया। और 20 बरस तक गायकी में अपना लोहा मनवाने वाले अहमद रुश्दी 11 अप्रैल 1983 को इस जहाने फानी से कूच कर गए थे, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। आप आज भी जिंदा है। और जैसा कि हमने उनका एक बड़ा मशहूर गाना है जी, वो दिल को जलाना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे मारे, माय कैमरा टीम इज लाफिंग ऑन दिस बट इट्स ओके। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, वहां आना जाना हमने छोड़ दिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई सेगमेंट हमारा है सफ़र शर्त, जो हम आपको दिखाते हैं और उसमें एक सिलसिला चल रहा है पहाड़ों की मुख्तलिफ कहानियों का। आज भी एक ऐसा ही सिलसिला है और आज पहाड़ों की क्या कहानी है जो कि आप तक पहुंचानी है, हमने देखते हैं आज का सेगमेंट सफ़र शर्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की कहानियों के साथ हाजिर हूँ और ये हुंज़ा है और हुंज़ा बुनियादी तौर पे एक तिलिस्म है। और ये जो तिलिस्म है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो टूरिस्ट हैं या लोकल जो लोग हैं मकामी, सिर्फ उनको नहीं खींचता, पूरी दुनिया से लोगों को खींचता है। और जो भी यहाँ आता है फिर एक ख्वाब ये ज़हन में सजाता है कि काश यहाँ पे बस जाया जाए। मेरे साथ माहम है। माहम बहुत शुक्रिया। माहम NCA से फ़ाइन आर्ट्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर आप हैं लाहौरन। जी
ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पर बस गई, ठीक है जी, और आपने लाहौर छोड़ दिया। आपका ताल्लुक आर्ट से है, लाहौर जो है वो आर्ट के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से एक मरकज़ समझा जाता है। अब मरकज़ छोड़ के हुंजा आ गई, तो क्या ये एक अच्छा फैसला था? अच्छा फैसला, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जब मैं कॉलेज में थी और उससे पहले मेरी अपब्रिंगिंग भी लाहौर में हुई है, तो मैंने काफ़ी कुछ जो लेना था लाहौर से ना एक तरीके से ले लिया। मुझे लग रहा है स्पेशली एनसीए की वजह से, बिकॉज पाकिस्तान की जो आर्ट की कम्युनिटी है ना पूरी लाइक डिफरेंट सिटीज़ की, वो काफ़ी छोटी है, बिकॉज कम इदारे हैं जो प्रोफेशनली पढ़ाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से आई फील लाइक कि जो मैंने लेना था ना आर्ट कम्युनिटी से, वहाँ से मुझे मिल गया था। कमर्शियली ऑब्वियसली सिटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ज़्यादा बेहतर होता है, बट एक आर्टिस्ट के एक अंदर की नहीं चीज़ होती कि आप अपने आप को कुछ थोड़ी सी मुश्किल कह सकेंगे या एक चैलेंज में डालना चाहते हैं। बिकॉज जब आप उस चैलेंज में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तब आप चीज़ें सीखते हैं। आपके अंदर की जो क्या होती है, अंदर से ही डिफरेंट, मतलब अपने आप को बेहतर समझना कोशिश करते हैं। तो वो हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब बुनियादी तरबियत के लिए आर्ट, आपका शुभ आर्ट है, आर्ट की तरबियत के लिए ठीक है, बड़े शहर जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, बड़े इदारे भी बहुत ज़रूरी हैं, बट इसके बाद एक मरहला ये भी आता है कि जो इल्म है वो चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेचुरल साइंसेज है, आर्ट है, कोई भी है, उसकी अब वो हदूद नहीं रही। यानी अब यानी आपके पास मोबाइल से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अब आप किसी रिमोट में भी बैठे हुए, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आप शायद बड़े शहर को इल्म के हवाले से मिस नहीं करते। क्या इस तरह भी है, ऐसा भी है? मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि क्योंकि अब जब से हुंजा में भी इंटरनेट की फैसिलिटी आई है, तो एक तरीके से वो जो कनेक्शन नहीं है कि यहाँ के लोग सीख नहीं सकते, वो चीज़ थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आपकी उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंस, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो शायद यहाँ पे रहते हैं शायद, और वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए शायद ज़रूरी है सिटी में जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, देखना। ठीक है। लेकिन वो चीज़ करने के बाद वो अगर सेटल परमानेंटली होना चाहें, तो आई फील लाइक इंटरनेट की वजह से वो यहाँ पे उनके लिए बहुत ईजी है। तो आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे कब आई हुंजा? मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी 2016 में, और मुझे फ़र्स्ट टाइम हुंजा के बारे में पता चला था 2015 में ही, जब मैं एनसीए में आई थी। एक्चुअली उससे पहले शायद इतना कमर्शलाइज नहीं था ना यहाँ पे टूरिज्म, ठीक है, और ना इंटरनेट था उस तरह से, तो मुझे पता भी नहीं था। तो पहला आपको किस सीजन में आई थी? लाइक ब्लॉसम था, समर था? मैं आई थी जून में। समर था? हाँ, तो समर था। क्या हुंजा ने, क्या हम उसको कहते हैं वारदात, यानी हुंजा ने क्या वारदात की, या हुंजा ने आप पे क्या असर डाला पहली दफ़ा? मतलब वाज इट लाइक मेस्मराइजिंग, क्या था? मेरे लिए आई थिंक सबसे जो ज़्यादा ये चीज़ थी कि मैंने बचपन से ही जैसे सोचा हुआ था, नहीं आपकी एक ड्रीम लाइफ होती है, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं एक फार्म टाइप जगह पे जाऊँ, थोड़ी सेक्लूडेड हो और नेचर हो उसमें बहुत ज़्यादा। पहाड़ों का मैंने उस तरह नहीं सोचा था। तो फिर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की, हम फर्स्ट टाइम जब आए थे तो हम यहाँ पे एक आर्ट एक्टिविटी करने आए थे चुपुरसन में, जो काफ़ी रिमोट एरिया है हुंजा का। उस टाइम पे तो मतलब एक्सेस और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो तब हम लोग जब वहाँ पे गए और वहाँ के लोगों से मिल के, इन्वायरमेंट में रह के, मुझे एक बहुत सुकून मिला था। और आई फील लाइक कि सिटी में लाइफ इतनी फास्ट होती है, आपको बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह मैम ये भी है कहीं कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम हंटर भी रहे, हम लाइक हम थे तो बुनियादी तौर पे जंगल में रहने वाले और पहाड़ों में रहने वाले और सहराओं में रहने वाले, और अभी भी जब हम कहीं सैर पे या किसी भी वक्त इस तरह की रिमोट एरियाज में जाते हैं, तो वो कनेक्शन जो है वो कहीं बिल्ट हो जाता है, और हम लगता है जैसे एक्चुअली तो हमारा ये है, और वो थोड़ा सा फेक सा लगता है। कुछ इस तरह भी है, यानी आपने बहुत सिंक हो गई उसके वाले से भी। तो लैंडस्केप आप करती हैं, या मतलब बुनियादी तौर पे पेंटिंग में क्या आपका शोबा क्या है? मेरे काम की जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, थीम ऑफ इंटरेस्ट है, वो है जो इंसान के सबकॉन्शियस नहीं होते और किस तरह वो इम्पैक्ट होते हैं आपके स्टेट ऑफ माइंड से। करंट स्टेट ऑफ माइंड जो है
वो किस तरह सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड है, और किस तरह आपकी अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें आप अंदर लेते हैं वो आपकी थॉट्स और बिलीव्स को इम्पैक्ट करता है। So it's more philosophical and psychological. Okay. हाँ, तो पोर्ट्रेचर में अगर आप विजुअली बात करें तो पोर्ट्रेचर और फिगरेटिव है। मेरा काम ज़्यादा एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है और एक्शन के ऊपर। और थीमेटिकली जो है मेरे काम, आई थिंक एक और रीज़न जिस तरह से हुंजा मेरे लिए बहुत सूटेबल भी रहा था, बिकॉज मेरा काम मेरे अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ही होता है और फिर उससे मैं कनेक्ट करती हूँ उससे बाकी लोगों से, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक सेम जगह में रह रहे होते हैं तो वो कनेक्शन होता है सब बंदे का, तो हर बंदा रिलेट कर पाता है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं बहुत स्टक थी अपने काम में काफ़ी देर से, और एक वो नहीं होता कि समवन दैट इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, लाइक मेरी लाइफ, मुझे नहीं लगता था कि जो सिटी में मेरे पास चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस मेरे सोल के लिए ठीक थे, और ना मैं उससे कुछ लर्न कर पा रही थी। तो यहाँ पे जब मैं आने का एक ये भी रीज़न था कि मैं अपने आप को थोड़ा और अपने बारे में सीख सकूं और कुछ और अंदर से निकाल सकूं अपने काम में। तो जो है यहाँ पे जो लोग और फिर जो कल्चर और फिर वो वेलकमिंग रहे, मतलब कम्युनिटी, क्योंकि टोटली डिफरेंट, यानी इस हवाले से देखा जाए तो इट्स लाइक प्रोग्रेसिव और एक अच्छा माइंडसेट है। तो वो भी एक्चुअली लैंडस्केप तो ठीक है, बहुत खूबसूरत थी, और फिर खामोशी भी थी, और आर्ट के हवाले से जो कुछ आप चाहती थी, लेकिन ये भी एक बहुत अहम फैक्टर होता है ना कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, वो तो ये फैक्टर भी मतलब एक पॉजिटिव रहा आपके साथ। आई मीन लोगों का ऑब्वियसली बहुत एक इम्पोर्टेंट इस तरह से होता है कि वो अगर वेलकमिंग ना हो और आप अनसेटलिंग फील करें, वो फिर आर्ट जो है वो उड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है, लोग जो हैं खुद अपने लाइफ में बहुत मसरूफ होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा मतलब जजमेंटल हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो उस सेंस में तो मुझे बहुत वेलकमिंग लगा और ईजी रहा यहाँ पे मूव। तो आपकी शादी हुंजा में? जी, मेरी शादी हुंजा में। और मेरी नज़र में, मैं ये नहीं कह रहा, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, बट मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे बेस्ट फिल्म मेकर्स हुए, मतलब मैं तो उनको उनका जो फ्रेम का सेंस है, उनका जो सिनेमेटोग्राफी का किस सतह पे वो सोचते हैं, मैंने अभी तक पाकिस्तान में इस तरह का बंदा नहीं देखा। नदीम अल करीमी जी, ठीक है जी, उनके साथ आपकी शादी है। अब दोनों आप आर्टिस्ट हैं जी, और उनका अपना शोबा है, आपका अपना शोबा है, बट किसी जगह पे कोई ऐसा ग्रे एरिया है जहाँ पे एक दूसरे के लिए आप हेल्प आउट साबित होते हो, मतलब एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हो? आई थिंक बहुत ज़्यादा है उस सेंस में। कॉलेज लाइफ से ही एटलीस्ट मेरे काम के ऊपर मुझे लगता है कि नदीम का काफ़ी इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, बट मैं उसके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू करती हूँ, और हमारे डिस्कशंस भी होते हैं काम के ऊपर, एंड उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा थीम्स भी मैंने ऐसी एक्सप्लोर किए हैं जो मैं पहले शायद अपने काम में नहीं कर रही थी। और ऑब्वियसली जब दो बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट्स और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को, अपने काम को एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये असर भी होता है, क्योंकि नदीम अल करीमी जो हैं उनके अंदर भी एक चीज़ है, यकीनन आपके अंदर भी, कि आप चाहे आप आर्ट का शोबा हो या नेचुरल साइंसेज का या किसी भी शो, अगर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एक सलाहियत है तो ये बहुत बड़ी सलाहियत होती है। और नदीम जो है, जब मैं उनका काम देखता हूँ या आपका काम देखता हूँ, तो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपके अंदर एक सलाहियत है सोचने की, और तो आप डेफिनेटली एक दूसरे के लिए वो मददगार साबित होते होंगे। जी जी। आपके मामा पापा आते हैं बेटी को हुंजा में देखने के लिए? जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पेरेंट्स तो नहीं आ सके बिकॉज ऑफ सिटी में कमिटमेंट्स, और मेरी ग्रैंड पेरेंट्स भी आर रियली ओल्ड, तो दे कांट लीव देम, बट मेरे सिबलिंग्स आते रहते हैं। अच्छा, हाँ, उनको तो अब एक जगह मिल गई है ना रहने की, जब हुंजा है। एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसी चीज जो कि इस जन्नत में रहते हुए भर आप लाहौर की मिस करती हूँ, लाहौर की वजह से कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना? आई थिंक खाना मिस करती हूँ। टेस्ट बहुत डिफरेंट है हुंजा, मतलब यहाँ का खाना भी आई रियली लाइक, बिकॉज वो हेल्दी बहुत होता है आपके लिए, और काफ़ी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक मिल रही होती हैं, बट फिर कोई चीज़ होती है ना टेस्ट में स्पेसिफिकली जो शायद लाहौर में ज़्यादा लोग मसालों में एडवांस्ड हैं, तो उस तरह से। आपने कोई लोकल डिशेस बनाना सीखी? लोकल डिशेस में मैंने ग्यालन सीखा था, वो पैनकेक जो होता है वो मैं बना लेती हूँ। अभी मैं फिटी और शोरो स्टार्ट करना चाह रही हूँ थोड़ा सीखना। अच्छा, शुरू में मुझे जब आया ना लाइक 2001 में, और शुरू की जो 5-6 साल थे, उसमें मुझे यहाँ पे लोकल फूड अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज हमारा जो डेवलपमेंट है, या शुरू से ही हम
तेज़ मिर्चें या बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाने के आदी होते हैं और अचानक Intense फिटी flavors और हैं, हाँ। ये जो अर्ज़ोक और ये चीज़ें हमें पता नहीं अजीब टेस्ट लगती हैं, मलिदा और लेकिन अब फिर आस्ते आस्ते मुझे मेरा टेस्ट डेवलप हो गया और मुझे अब बाकायदा क्रेविंग होती है फिटी की। आपको भी है, मतलब आपने टेस्ट डेवलप कर लिया है? हाँ, मैं तो वैसे काफ़ी देर से आ रही हूँ यहाँ अच्छा, पे, लाइक 2016 में फर्स्ट टाइम आई थी, उसके बाद से मैं हर साल आती रही हूँ। सो एग्जैक्टली आप वाली बात ही है, फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो मुझे नहीं पसंद था। आई थिंक सिमिलर कहाँ सिरी पाए खाने वाले लोग एग्जैक्टली अचानक फिटी सामने आ जाएगी तो हाँ। बहुत ही बोर चीज़ है। बट अब एक्चुअली मेरा स्टेपल है और अगर फिटी सुबह नाश्ते में ना हो ना तो मेरा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बस पेंट करते रहिए। थैंक यू। कितनी खूबसूरत जगह है। आई थिंक कि आप इसके साथ साथ, क्योंकि नदीम जो हैं वो खुद भी फ़िलासफ़ी की मतलब पसंद करते हैं और फ़िलासफ़ी को पढ़ते भी हैं, यकीनन आप भी पढ़ती होंगी। सो इससे बेस्ट जगह सोचने के लिए और है नहीं, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ते रहिए और फिर उसका जो क्या कहते हैं उसको कैनवस पे लाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये थी महम और ये है हुंज़ा। और जिस तरह कि मैंने कहा कि हुंज़ा एक तिलिस्म है और तिलिस्म जो है ये आप खींचता है, जादू करता है। फिर जब आप यहाँ रहते हैं तो अगर आप आर्टिस्ट हैं तो मतलब आपके लिए तो ये कमाल जगह है। कुछ लोग जो हैं वो उनके लिए ये चीज़ें समझना इसलिए मुश्किल होता है, मतलब इस तरह तो बहुत सारे लोग ये समझने से भी कासिर होते हैं कि लोग माउंटेनियर्स क्यों होते हैं, मतलब क्या वजह है किसी समिट पे जाना। इसी तरह कुछ लोग ये है कि क्या वजह है किसी लाहौर जैसे शहर को छोड़ के और रिमोट पहाड़ों में जाके बसना। हर इंसान जो है अपनी मीनिंग खुद तराशता है और जो बंदा भी खुद अपनी मीनिंग तराशता है उससे ज़हीन कोई नहीं होता। और हमें समटाइम्स किसी की मीनिंग समझ नहीं आते तो शायद हम इसलिए तनकीद कर रहे होते हैं। सो हुंज़ा की ये जो खूबसूरत पहाड़ हैं इनसे मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।